नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 शो दंगल। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। बढ़ती हुई आबादी और सीमित संसाधन किसी भी देश के लिए चिंता का कारण हो सकते हैं। जाहिर तौर पर बेहिसाब आबादी भारत के लिए भी चिंता का कारण है, क्योंकि आज भारत के पास जमीन 2.5% भी नहीं है और आबादी 18%। पानी 4% भी नहीं है और आबादी 18%। और जब ये आबादी बेरोक टोक बढ़ती हुई चली जाती है तो देश में जनसंख्या नियंत्रण पर चिंतन शुरू होता है। इसी चिंतन के दौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दे दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के साथ ही साथ ये भी जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि किसी खास वर्ग की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण कहीं पर भी जनसांख्यिकीय असंतुलन पैदा नहीं होने पाए, क्योंकि फिर अव्यवस्था और अराजकता फैलती है। सीएम योगी के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब इस पर सियासी विवाद भी शुरू हो रहा है, तो इसी खबर से जुड़े हुए तथ्यों और तर्कों पर आज हम दंगल करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। धरती इंसानों से आबाद है, लेकिन अब वो आबादी धरती के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जमीन उतनी ही है, पानी उतना ही, हवा उतनी ही, दिन रात वही, मगर इंसानों की तादाद थमती नहीं। हर मिनट धरती पर 27 बच्चे पैदा हो रहे हैं और इस मुसीबत से वैसे राष्ट्र ज्यादा जूझ रहे हैं जिनके पास संसाधन कम और आबादी ज्यादा है। पूरी दुनिया में इस मामले में भारत की हालत कुछ ज्यादा ही चिंतनीय है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास पूरी धरती का सिर्फ 2.4% जमीन है, लेकिन आबादी 18% से ज्यादा है। भारत के पास सिर्फ 4% पानी है और आबादी 18% से ज्यादा है, और यह असंतुलन बढ़ता ही जा रहा है। शायद यही वजह है कि सीएम योगी जब विश्व जनसंख्या दिवस पर बातें करते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ वो जनसांख्यिकी असंतुलन की भी बात करने लगते हैं। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। किसी स्थान विशेष में जनसांख्यिकी असंतुलन पर सीएम योगी को शायद इसलिए चिंता है क्योंकि इससे सिर्फ वर्ग विशेष का असंतुलन नहीं बढ़ता, बल्कि सामाजिक उत्थान और विकास में भी असंतुलन पैदा होने लगता है। यह एक चिंता का विषय हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। भारत में 1951 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े को देखें तो 1951 से 61 तक पूरे देश में 21.6% की दर से आबादी बढ़ी, जिसमें हिंदुओं की वृद्धि दर 20.7% थी तो मुस्लिम आबादी 32.7% थी। 1981 से 1991 तक पूरे देश में 23.9% की दर से आबादी बढ़ी, जिसमें हिंदुओं की वृद्धि दर 22.7% थी तो मुस्लिम आबादी 32.9% थी। 2001 से 2011 तक पूरे देश में 17.7% की दर से आबादी बढ़ी, जिसमें हिंदुओं की वृद्धि दर 16.7% थी तो मुस्लिम आबादी 24.7% थी। शायद इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सीएम योगी जनसांख्यिकीय असंतुलन की बात कह रहे हैं। विरोधी दल सीएम योगी के बयान को धार्मिक भेदभाव वाला बयान करार दे सकते हैं, लेकिन यूपी की हकीकत भी यही है कि एक एक इंसान के 19-19 बच्चे पैदा हो रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मैनपुरी में ऐसे ही एक शख्स की पहचान हुई थी। आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? हमारे परिवार में होंगे 20-22 लोग सब। 20-22 लोग हैं? हाँ। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने 2 शादियां की हैं, आपके 19 बच्चे हैं?
हाँ हमारे। तो आपने मतलब बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, इस बारे में क्या सोचा आपने? क्या कराएंगे बच्चे, क्या करेंगे अब, करे खेती नहीं बाड़ी नहीं, पैदा करते हैं खाते हैं मजदूरी में। तो ज्यादा बच्चे ताकत होते हैं या परेशानी का सबब होते हैं? हमें अब परेशानी कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस दिक्कत यही है हमें रहने के लिए जगह नहीं है। अब बुढ़ापा आ गया, खाने पीने के साधन नहीं है। हालांकि जनसांख्यिकी असंतुलन की बात नहीं भी की जाए तो जनसंख्या नियंत्रण भारत के लिए अपरिहार्य, क्योंकि भारत के पास संसाधन सीमित और आबादी बेहिसाब है। भारत के अंदर सुरसा की तरह जनसंख्या की गति बढ़ रही है। अगर मैं चाइना और भारत से तुलना करें, आज 1 मिनट में चाइना 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 1 मिनट में भारत 30 बच्चों से अधिक पैदा कर रहा है। अगर ये गति एक कड़े कानून से ही रुक सकता है, सभी धर्मों के लिए कानून समान हो, तभी ये रुक सकता है। भारत के लिए जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है, लेकिन इसे सख्ती से लागू करने के लिए क्या उपाय अपनाए जाएं, इसे लेकर तमाम तरह के अंतर्विरोध दिखते हैं। हालांकि बड़ा तबका ये मानता है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने से इस मुसीबत पर काबू पाने में आसानी हो सकती है। आज तक ब्यूरो। एक वर्ग की वो कौन सी आबादी है जिसके कारण सबसे ज्यादा चिंता इस वक्त पैदा हो गई है जनसंख्या को लेकर, और क्या वर्तमान में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है बहुत जरूरी हो जाता है जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश पर लागू हो और उसको लेकर विचार किया जाए। ये इंडियन, देखिए जैसे जैसे हम इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे, ये लाइव आपको पूरा का पूरा आंकड़ा दिखा रहे हैं। हर सेकंड दर सेकंड ये आंकड़ा बढ़ता हुआ चला जाता है और इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की स्थिति मौजूदा वक्त में क्या है। और आपको ये भी बताते चले कि ताजा मामला सामने आया है, चीन की आबादी को हो सकता है 2023 में ही हिंदुस्तान क्रॉस कर जाए और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले हम मुल्क बन जाएं। इस तरह की स्थिति अगर बनेगी और संसाधन कम होंगे तो फिर हिंदुस्तान के सामने कई तरह की चुनौतियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने एक वर्ग की आबादी कहकर जो इशारा किया है उसी पर चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। राकेश त्रिपाठी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, कुछ देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आसिम वकार साहब स्पोक्स पर्सन है AIMIM के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही अजय आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सबसे पहले मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि बहुत सारे मुद्दों पर आपने निशाना साधा है और तुरंत हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता तब तक जुड़ जाएंगे। अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं एक वर्ग की आबादी से सबसे ज्यादा परेशानी है और इसको नियंत्रित करने की जरूरत है, एक वर्ग की आबादी से क्या समझ में आया आपको? देखिए मुझे तो नहीं समझ में आया, वही समझाएं तो ज्यादा अच्छा है। पर हम इतना अच्छी तरह जानते हैं कि जनसंख्या, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी भी देश के लिए जनसंख्या एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार ये कह के नहीं भाग सकती कि जनसंख्या एक समस्या है, इसीलिए हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए देश का विकास नहीं हो पा रहा है। तो आप चाइना को देखिए, चाइना में भी जनसंख्या थी, लेकिन चाइना ने किस तरह से विकास का रास्ता अपनाया, कैसे वहां पे रोजगार दिया, कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, कैसे अर्थव्यवस्था मजबूत की। चाइना ने जनसंख्या नियंत्रण किया, तो क्या इस देश में कानून बनाए जाने की जरूरत है? अनुराग भदौरिया, आप कह रहे हैं कि चीन की तरह भारत में भी मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। तो लीजिए चित्रा जी, मुझे 30 सेकेंड तो बोलने देते तो आपको वो भी जवाब मिल जाता। दिक्कत है कि आप परेशान हो जाते हो कि कहीं बीजेपी के पॉइंट तो नहीं बन गए। मैं तो राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं राष्ट्र की बात करता हूँ तो हिंदुस्तान की बात करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर में जनसंख्या एक समस्या है और इसका समाधान करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, सरकार की भी है। लेकिन सरकार ये कह के नहीं बच सकती ना कि जनसंख्या एक समस्या है और उसके समाधान पे ना आके बस उसका एक इश्यू बनाने, उसका एजेंडा बना दे, ये तो नहीं हो सकता। जैसे ही जुड़ेंगे अनुराग भदौरिया जी, मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन जो खोखला होता है अपने तर्कों के हिसाब से ना एंकर पर वही सवाल खड़े करता है। एक सेकंड मिस्टर अनुराग भदौरिया, मिस्टर अनुराग भदौरिया, ये एंकर पर जो ठीकरा फोड़ने की आप लोगों ने आजकल आदत बना ली है ना। एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी, एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए। क्रॉस क्वेश्चन, मुझे लगा कि आप अच्छी बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चीन जैसा कानून बनाइए, मैंने तो ये सोचा, लेकिन आपने एक जगह भी हिमायत नहीं की। ठीक है, लेकिन मैं फिर आपसे बोलती हूँ, जो अपने तर्कों के जरिए खोखला होता है एंकर पर आरोप वही मरता है। ठीक है, आप अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे अनुराग भदौरिया जी, मैं यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी पर एंकरिंग करने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ।
हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बैठी हुई हूँ। जिन 19 बच्चों का हमने जिक्र किया, जरा एक बार फिर से वो विजुअल दिखाइए। गलती नहीं है। जिन 19 बच्चों का हमने जिक्र किया है, एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए। अनुराग भदौरिया जी, एक सेकेंड। मैनपुरी नेताजी का क्षेत्र रहा है, मुलायम सिंह यादव का सिक्का चलता रहा है, वहीं की करहल से अखिलेश यादव जी चुने गए। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक पिता, 2 बीवियां और 19 बच्चे। आप जवाब दे दो। मैं हाँ, इसको आप मेरी बात तो सुने। एक पिता, 19 बच्चे, 2 बीवियां। और सुनिए, एक सेकेंड सुनिए। अगर परिवार के लोग कहते हैं कि मोदी सरकार मेरे लिए कुछ नहीं कर रही, मेरे पास तो रहने के लिए घर नहीं है, हम खाएंगे पिएंगे कैसे, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। 19 बच्चे पैदा करे एक परिवार और सरकार पालने पोसने का पूरा जिम्मा ले ले, आप ये चाहते हैं? अनुराग भदौरिया जी, मैनपुरी का ये जवाब दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। बोलने के लिए बुलाया सर, प्लीज। ऐसे आपको बहुत सारी आपको मिल जाएंगे। गांव जाओगे तो इस तरह की आपको बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी, लेकिन इस घटना से आप पूरे हिंदुस्तान को नहीं जोड़ सकते। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कि जब ये सत्ता में आए थे तो क्या कहा था? नया भारत बनेगा, डिजिटल भारत बनेगा, हर एक को रोजगार मिलेगा, देश विकास बने किसी रास्ते पे जाएगा, हम विश्वगुरु बनेंगे। और अब आप कहने लगे जनसंख्या की समस्या है। मैं कब कह रहा हूं समस्या नहीं है? ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। जनसंख्या एक समस्या है, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से समस्या गिरा रहे हैं। ठीक है, मैं सवाल पूछ लेती हूँ। एजेंडा तो नहीं चला सकते ना, आपको विकास के रास्ते पे देश को ले जाना होगा। और आपको जनसंख्या पे नियंत्रण रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। कैसे? और सरकार की भी उतनी जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये कह के नहीं बच सकते, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो जागरूक नहीं है, उनको कैसे बताएंगे आप? नहीं कह सकते कि हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जनसंख्या ज्यादा है देश के अंदर में। मैं वही तो पूछ रहा हूँ भदौरिया जी, एक सलाह तो देकर जाइए। जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे होगा? एक सलाह तो देकर जाइए आप। कानून बने। मैंने आपसे क्या बोला? देश बिल्कुल, अरे किसने बोला कि नहीं बने या नहीं बने? तो सरकार डिसाइड करे ना। सरकार किसने रोका है? 8 साल सरकार को हो गए। सरकार खाली मुद्दे बनाएगी कि कुछ काम भी करेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी या फिर नहीं करेगी इस मुद्दे पर? सरकार इसमें कोई ठोस काम भी करेगी? सरकार कोई ठोस काम करेगी राकेश त्रिपाठी जी या नहीं करेगी? वो कह रहे हैं कि दरअसल महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर सरकार कुछ कर नहीं पा रही है और रह रहकर जनसंख्या नियंत्रण सरकार कर सकती है, लेकिन की बात करती है, एक वर्ग को टारगेट करती है। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, अब जवाब ले लेते हैं। ओके प्लीज राकेश त्रिपाठी जी, एक वर्ग की आबादी, ये कौन सा वर्ग है जो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है? जरा स्पष्ट तौर पर समझाइए। योगी जी से पूछिए ना। अरे अनुराग जी, राकेश त्रिपाठी से पूछ रही हूँ प्लीज। अनुराग जी, राकेश त्रिपाठी से पूछ ले तो ज्यादा अच्छा रहता है कि सर आप किस वर्ग की बात कर रहे हैं, ये भी बता दीजिए। राकेश त्रिपाठी उन्हीं की पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठे हैं, फिर तो मुझे सारे सवाल का जवाब अखिलेश यादव जी से लेना चाहिए। ये कोई बात नहीं होती ना अनुराग भदौरिया जी। अब जरा जवाब सुनिए, राकेश त्रिपाठी जी प्लीज। अपनी वाणी, अनुराग भदौरिया जी अपनी वाणी को थोड़ा विराम दें और अपने कानों को थोड़ा काम दें। बोलिए। आपने अपने कानों को छुट्टी दे रखी है, अपनी जबान को लगातार आप दे देते, थोड़ा वाणी को लगाम दें। देखिए, वास्तविकता में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐसा संवेदनशील और गंभीर मुद्दा उठाया है जो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से जुड़ता है। हमने देश में देखा है कि किस प्रकार से जनसंख्या के आधार पर देश का विभाजन हुआ है। क्या यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं है कि भारत का पाकिस्तान के साथ विभाजन या बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का उदय होना केवल जनसंख्या के आधार पर हुआ था? हम डेमोग्राफी चेंज के जब मुद्दे को उठाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस बात को लोग क्यों राजनीतिक तौर पर हाय तौबा मचाना शुरू करते हैं। ये कड़वी सच्चाई है और इस कड़वी सच्चाई को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप समाधान की तरफ बढ़ेंगे नहीं। आज चाहे असम की स्थिति हो, आज चाहे बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र की स्थिति हो, आज उड़ीसा की स्थिति हो, आज देश के कई अलग अलग ऐसे हिस्से हैं जहां जनसंख्या का अनुपात बिगड़ा है। एक तो जनसंख्या की वृद्धि एक बड़ा मसला है। जनसंख्या का वृद्धि एक पूरे देश के लिए एक गंभीर संकट का विषय है और इसके समाधान के लिए व्यापक जन विमर्श की आवश्यकता है। वर्ग कौन सा है जो जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है? इसमें किसी प्रकार के कोई लागलपेट की आवश्यकता नहीं है। ये वर्ग तो समझ में आ गया था जैसे ही अनुराग भदौरिया चीखना शुरू कर दिए थे कि किस वर्ग पर अनुराग भदौरिया की चिंता तुरंत बढ़ जाती है, किस वर्ग को लेकर के आसिम वकार की चिंता तुरंत बढ़ जाती है। और ये उस वर्ग के लिए भी लाभदायक है, उस वर्ग के लिए नुकसानदायक है जो लोग भी ये कह रहे हैं, कि नहीं वो वर्ग 3 बीवियां और 13 बच्चे रखे, ये वर्ग के हितकारी नहीं है। ये 3 बीवियां और 13 बच्चे रखना उस वर्ग के लिए हानिकारक है, उस वर्ग के लिए नुकसानदायक है, ये प्रकृति के लिए नुकसानदायक है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। बच्चों का कुपोषण होगा अगर परिवार में बच्चे ज्यादा होंगे, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं हो पाएगा, उनकी शिक्षा नहीं हो पाएगी, उनके वस्त्र की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, उनके आवास की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। आप जो व्यवस्थाएं देना चाहते हैं इसके लिए छोटा परिवार, सुखी परिवार, और ये सब पर एक समान रूप में लागू होना चाहिए। स्क्रीन पर उन आंकड़ों के जरिए भी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है और देश में भी हम बताएंगे आपको कि वो कौन कौन से
राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है। लेकिन उसके पहले आसिम वकार साहब आपके पास आते हुए, क्या गलत कहा राकेश त्रिपाठी जी ने? ये बात तो सच है ना कि ज्यादा बच्चे तो परेशानी का सबब भी बनते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, पढ़ाई लिखाई कैसे करवाएंगे? जो महिलाएं ज्यादा बच्चा पैदा करती हैं उनको शारीरिक रूप से भी बहुत सारी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। तो अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात कही जाती है सरकार की तरफ से ही सही, तो कम से कम अच्छी बातों पर तो स्वागत करना चाहिए आपको। नहीं, लेकिन जिस वक्त बयान दिए जाते हैं उस वक्त अगर एक तबके को या एक धर्म को टारगेट करके कहा जाएगा तो कैसे मानी जाएगी बात, कैसे समर्थन किया जाएगा? अब गिरिराज सिंह जी के बयान अक्सर आप सुन लीजिए, तो मैंने तो एक बार चैनल पर पूछा था उनसे कि बच्चे तो सब मुसलमानों के दादा आप बता देते हैं पैदा हुए, और माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 7 भाई बहन, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब मैंने सुना है 6 भाई बहन, और आसिम वकार तो सिर्फ 2 भाई और 1 ही बहन, और आसिम वकार के तो 2 ही बच्चे। तो कहां जनसंख्या बढ़ रही है? और जैसे अभी आपने 19 बच्चे या 20 बच्चे दिखाए, देखिए इस तरह के लोग हैं, लेकिन ये पूरे भारत की मिसाल नहीं बन सकते। इनको आप दिखा तो सकते हैं कि हर जगह होंगे, हर धर्म में होंगे, लेकिन आप इसको ये दिखाकर कि साहब ये फला धर्म विशेष या जाति विशेष ही बढ़ा रहा है। अगर आपको किसी तरह से किसी योजना पे काम करना है तो आप एक सर्वदलीय और सर्वधर्म की बैठक बुलाइए, सभी धर्मों को बुलाइए। ये देश सबका है, खाली राकेश त्रिपाठी जी का नहीं है, ना उनकी पार्टी का है, और ना ही राकेश त्रिपाठी जी कहने से कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगर देश में कोई कानून बनाना है, जो देश के लिए कानून बनेगा, तो उसमें देश के लोगों को बिठाना होगा। आप एक धर्म विशेष को गुनाहगार ठहराकर या उसकी गलती दिखाकर नहीं कह सकते। अजय आलोक जी, ये बात तो सच है आसिम वकार जो कह रहे हैं, अगर आप एक वर्ग को टारगेट करेंगे तो भरोसा कैसे पैदा करेंगे? फिर तो कहीं ना कहीं ये लगेगा ना कि मंशा में कुछ खोट है। अगर जनसंख्या नियंत्रण वास्तव में जरूरत है आज की, तो वो सब पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। सबको बुलाइए, बैठकर बातचीत कीजिए और एक समाधान की दिशा में आगे बढ़िए। लेकिन ये कह देना कि दरअसल एक वर्ग इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है, तो उससे तो आपकी मंशा को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। चित्रा जी, हमारे देश में बहुत मुख्यमंत्री हुए हैं। 2 मुख्यमंत्री हाल फिलहाल में मैं तारीफ करना चाहूंगा कि जिन्होंने वस्तुस्थिति को समझते हुए सच बोलने की हिम्मत की है। क्योंकि नॉर्मली आदमी मुख्यमंत्री पद पे रहता है ना, तो इस तरह की बातें सोचता है कि मैं ना करूं, पब्लिक इमेज खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आज योगी जी जिन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, अक्षरक्ष सही कहा है। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। कुछ दिन पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी कहा था, सबसे अपील की थी कि हम अपने राज्य में लगाने जा रहे हैं, उम्मीद है कि अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। वो भी एक काबिल तारीफ है काम। आप देखिए, मैं बिहार का हूं, मैं बिहार का एक फैक्टर आपको बताता हूं। 2011 में जो लास्ट सेंसस हुआ था, जिसको रिलीज नहीं किया गया, उसका अनऑफिशियल डेटा सरकार के पास आए थे, तो कहा गया कि 11 वर्षों में 2011 से 22 इस 11 वर्षों में बिहार की आबादी 10 करोड़ से 13 करोड़ हो गई, यानी कि 30% का इजाफा हुआ। और अल्पसंख्यक की आबादी 1 करोड़ 74 लाख से बढ़ के 2.5 करोड़ हो गई, यानी कि लगभग 45% का इजाफा हुआ। अल्पसंख्यकों की माली दृष्टि में 30% की गिरावट हुई इन 11 सालों में, जबकि अल्पसंख्यक का बजट बढ़ा के किया गया 600 करोड़ से 16,000 करोड़, तब भी 30% की माली दृष्टि उनकी कम हुई। अल्पसंख्यकों की पढ़ाई कम हुई, इसी के कारण असुरक्षा का भावना बढ़ा। ये तमाम फैक्टर है। यहाँ अल्पसंख्यक का कोई टारगेट नहीं कर रहा है, और पढ़ने लिखने और ना पढ़ाई लिखने इसकी तो बात ही मत कीजिए। असीम वकार कह रहे थे कि मेरे 2 बच्चे योगी जी के 7 भाई बहन थे, तो योगी जी असीम वकार एक जनरेशन के आते हैं। अगर असीम जी के 2 बच्चे हैं तो योगी जी का तो कोई परिवार ही नहीं है, तो इसलिए वो कंपैरिजन मत कीजिए। जरूरी नहीं है कि हमारे पिताजी और हमारे दादाजी के समय अगर ज्यादा बच्चे हो रहे हों तो आज भी वही ट्रेंड कंटिन्यू करें। आज की तारीख में बहुत जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है फीड करने के लिए, इसमें कोई गलत नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि आज तक ये बात चैनल आपने ये टॉपिक लाया, ताकि इस टॉपिक से एक देश में विमर्श फैले, लोग सोचना शुरू करें, ताकि सरकार जब कानून लाए तो उस वक्त ये नहीं कहा जाए
कि अचानक कानून लाके थोप दिया गया। ठीक है, चर्चा नहीं हुई। लेकिन अजय आलोक जी, जो बातें आप कह रहे हैं, आप पहले से अगर ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और उत्तराखंड के सीएम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जनसंख्या से जुड़ा हुआ सवाल जब नीतीश कुमार के पास जाता है तो वो इसको सिरे से खारिज कर देते हैं। उनका ये कहना होता है कि बिहार सरकार तो इसको लेकर काम कर रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल वो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है, हम जागरूकता से काम चला रहे हैं। लेकिन जब मैं पार्टी में था तब भी मैं यही कहता था कि नहीं, कानून की जरूरत है। जब शराबबंदी के लिए कानून लाया जा सकता है, जागरूकता से काम नहीं चलेगा, तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कानून आ सकता है, सिर्फ जागरूकता से काम नहीं चलेगा। 79 में अगर चाइना ने कड़े कानून नहीं बनाए होते तो आज चाइना की आबादी 250 करोड़ पार कर चुकी होती। बिल्कुल। और आज अभी आप खुद ही, आपका चैनल बोल रहा है कि अभी 2023 में भी हम चाइना की आबादी बढ़ जाएंगे। यूएन की रिपोर्ट बता रही है, तभी संभव है जब जनसंख्या पे नियंत्रण लगे। बिल्कुल। और बिहार अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में एक आता है जहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। अब अनुराग कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद राकेश त्रिपाठी जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। जी, अनुराग भदौरिया जी बोलिए। अगर मौजूदा वक्त में जागरूक करके, चाहे जैसे भी, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आया जाना, या फिर कम से कम चर्चा तो हो इस विषय में, चर्चा करने से ही लोग भागते हैं। नहीं, कोई नहीं भागता है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भागती है चित्रा जी। उन्हें तो माहौल बनाना, करना कुछ नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी बाकी चाहते हैं कि जनसंख्या कानून आए, इस पे कोई काम हो, तो उसमें लाइन ऐड करने की क्या जरूरत है कि एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष, एक फलाना विशेष। अरे भाई, आप बताइए ना आप करना क्या चाहते हैं। इसका मतलब आपकी मंशा सही नहीं है। मंशा सही होती तो आप बोलते नहीं, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। हम सबको एजुकेट करें, सबको बुलाएं, बैठे अपोजिशन के साथ मीटिंग करें, मीटिंग करके हम क्या इस पे कानून ला सकते हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं, चलिए इस पे कार्रवाई करते हैं, तो अच्छा लगता। लेकिन आप भाषण क्या दे रहे हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे लगता है कि एक डिबेट क्रिएट हो, एक माहौल बने, करना कुछ ना पड़े, एक माहौल बने। अरे आप करना चाहते तो आप अपोजिशन से आवाज दीजिए ना, आइए हम लोग बैठ के मीटिंग करते हैं, आइए हम एक बैठक बुलाते हैं। माहौल बनेगा तभी तो कम से कम बहस के जरिए समझ में आएगा कि क्या माइनस प्लस होने चाहिए इसमें। कैसे जनसंख्या कम की जाए। आपको लग रहा है कि माहौल नहीं बनाना चाहिए, तुरंत लाकर लागू कर दे सरकार। आप उसमें वो जोड़ रहे हो, एक क्या बोलते हैं, एक चटपटा एलिमेंट जोड़ रहे हो। अगर तुरंत कुछ आएगा अनुराग भदौरिया जी, वो तो थोपना हो जाएगा ना। अजय आलोक जी आपकी बातों से कुछ कहना चाह रहे हैं। डिबेट करते रहे, फिर एक माहौल बने। तो किस जाति के बारे में आप बोल रहे थे, किस जाति के बारे में बोल रहे थे, बता दीजिए। किस धर्म और जाति के बारे में आप ये इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब पूरे उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे क्या? राकेश जी, अजय आलोक कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बातों पर, उसके बाद राकेश त्रिपाठी फौरन आऊंगी। मैं बस 2 फिगर अनुराग जी को देना चाहता हूं कि देश जब आजाद हुआ 1947 में 52 करोड़ की आबादी थी, 51 करोड़ हिंदू थे, 1 करोड़ मुसलमान थे। आज 2022 में हमारी आबादी हो रही है 135 करोड़, 20 करोड़ मुसलमान हैं और बाकी हिंदू हैं। अब जोड़ लीजिए डेमोग्राफी कैसे बदल रही है। अब क्यों नहीं इंगित करेंगे। अल्पसंख्यक नहीं होते हुए भी आज हमारे देश में ये अल्पसंख्यक कहलाते हैं। हमें ईसाइयों का सोचना, हमें पारसियों का सोचना पड़ेगा जिनकी आबादी नेगेटिव में जा रही है, हमें जैनों का सोचना पड़ेगा जिनकी आबादी नेगेटिव में जा रही है। ये सब इश्यूज हैं, सिर्फ एक वर्ग को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये देश को टारगेट किया जा रहा है। और देश के बेहतरी के लिए ये जरूरी है। अगर आपको मुसलमान शब्द या अल्पसंख्यक शब्द सुनने में दिक्कत होती है तो उसमें किसी और की समस्या नहीं है। फिर वही एजेंडा, ये मैं कह रहा हूँ राष्ट्र की समस्या है जिसमें आपको भी सजग और मुखर होकर पार्टिसिपेट करना चाहिए। हिंदुस्तान में एक राष्ट्र की बात होनी चाहिए। आप कानून लाइए ना, किसने रोका आपको? भाई जाति धर्म बैठ के आपको कहाँ ज्यादा काम करने की जरूरत है। लीडर को बुला के बात भी करेंगे। मेरी बात तो सुनिए अनुराग जी, आपने कितनी बार अपोजिशन लीडर्स को बुलाया है? अनुराग जी, अरे सुनिए तो सही, आप इस तरह से बोलने लगेगा, वन वे ट्रैफिक कीजिएगा तो कैसे? अरे अभी तो अनुराग भदौरिया जी आप कह रहे थे कि सरकार केवल माहौल बनाना चाहती है, अभी आप कह रहे हैं कि किसी से बातचीत नहीं हो रही है। कम से कम आपका जो भी व्यू पॉइंट है वो देश के सामने आ तो रहा है अनुराग भदौरिया जी। समस्या का समाधान नहीं होगा, समस्या का समाधान होगा राजनीतिक नीतियों में। बट टीवी डिबेट के जरिए कम से कम इस देश की करोड़ों आबादी तक आपकी आवाज तो पहुंचेगी कि देश में किस तरह की दिक्कतें हैं जनसंख्या के कारण। क्या वो आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए अनुराग भदौरिया जी? अरे तो आप बुलाइए मीटिंग, किसने बोला आपको, किसने रोका है? ये सुन नहीं रहे आप, बात ये बोले जा रहे हैं हिंदुस्तान की बात कीजिए ना। हिंदुस्तान की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, ठीक है, अपोजिशन की मीटिंग बैठिए, क्या कानून लाना चाहते हैं, कैसे कानून लाएंगे? आ रही हूँ किसने रोका है आपको? हाँ, अरे अपोजिशन जल्दी से अजय आलोक जी, जल्दी से। अरे अपोजिशन है ही नहीं। अरे उत्तर प्रदेश में है प्रभु, अपोजिशन है कहाँ? मैं तो आज तक को धन्यवाद करे। सुनिए ना, बीच में आप फिर बोलने लगे। उत्तर प्रदेश का काम नहीं है ये, केंद्र सरकार का काम है। अनुराग जी उनकी बात हो जाए, अजय आलोक को बोल लेने दीजिए प्लीज। अनुराग प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए, ये तरीका ठीक नहीं है। मिलकर बनाना पड़ेगा। ठीक है,
ठीक है, सुरसुरियां थोड़ी लगानी है, सबको कानून मिलकर बनाना है, इसीलिए 4 अलग अलग पार्टियों के लोग यहाँ पर अरे, बैठे हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी प्लीज उनकी बात भी सुनने का धैर्य दिखाइए। समाधान करना है आलोक जी, जनसंख्या बढ़ती हुई अरे जनसंख्या अनुराग जी सुनिए ना भाई, माहौल अरे सुनिए तो सही, सुनने का कोई मादा ही नहीं है, बोले जा रहे सुनिए ना। टेबल पे राउंड टेबल अनुराग जी सुनिए, आप समय व्यर्थ कर रहे जनता का। कौन सा कानून बनाना चाहते हैं चित्रा जी इनको या तो म्यूट कीजिए, नहीं कोई फायदा नहीं होगा, ये इसी तरह बोलते जाएंगे। ये फालतू बोल रहे हैं, इनको पता ही समझ ही नहीं है इनको। समस्या का समाधान की बात। अरे अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, आपकी ट्रेन एक बार अगर स्टेशन से छूटती है तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। लगातार बोलते जाते हैं, आप बाकी 3 लोग भी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा धैर्य दिखाइए। आपने जो सवाल खड़े किए हैं अजय आलोक उस पर जवाब देना चाहते हैं, प्लीज अनुराग भदौरिया जी थोड़ा सा, बहुत गंभीर मुद्दा है और गंभीरता इसकी समझिए और दर्शकों को समझने की जरूरत है ताकि दूर तक गांव तक। ठीक है सर, आपकी बात हो गई, मैं बोल दूंगी राकेश त्रिपाठी जी से, पूछ लूंगी कि मीटिंग क्यों नहीं बुलाते वो, लेकिन एक बार अजय आलोक की बात तो हो जाए, अजय आलोक की बात हो जाए प्लीज। अनुराग भदौरिया जी सर 10 बार आप बोल चुके कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, मैं जवाब दे लूंगी, एक बार अजय आलोक की बात हो जाए। असीम वकार साहब आ रही हूं मैं आपके पास। चित्रा जी सबसे पहले अनुराग जी को यह समझना होगा कि ये राज्य कानून नहीं बनाएंगे, ये फेडरल कानून बनाएगा जिसे केंद्र सरकार लाएगी। राज्यों का रोल नहीं है, राज्यों को अनुसरण करना पड़ेगा, ये एक फेडरल कानून बनेगा। पहले बात समझिए, ये जो पूरे देश पे लागू होगा। और आज ये विमर्श इसलिए एक लाएगी, अपने समय पे ही लाएगी, अब पूरे पार्लियामेंट में बिल पास होगा और आपके 5 सांसदों को पूरा इसमें बोलने का मौका मिलेगा, विरोध कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री कुछ बोल देते हैं, अभी ये दूसरे चर्चा इसलिए बोल हो रही देते है हैं, देश तो खाली में बयानबाजी एक चलेगी आम कि सहमति कभी बन देश में सके। समस्या का समाधान भी होगा। बोलने लगे ये बयानबाजी नहीं बनना है, समस्या का समाधान करना है, क्योंकि ऐसे गंभीर डिबेट मामला होता है, ये हिंदुस्तान की समस्या है, ये हमारी एक सेकेंड अनुराग भदौरिया जी, ये तरीका तो बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको बार बार मैं मना कर रही हूँ, अभी फिर आप रोना शुरू कर देंगे, है ना सर? थोड़ा सा दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है अनुराग भदौरिया जी। और अच्छा लगता है एंकर आपको बार बार डांटे और मना करे, थोड़ा खुद में भी एक अनुशासन लेकर आइए प्लीज। अनुराग भदौरिया की आवाज डाउन कीजिए, अजय आलोक जी अपनी बात को खत्म कीजिए, उसके बाद मैं दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी। मैं कह रहा हूं कि ये एक बहुत सकारात्मक पहल है आज टीवी चैनलों के द्वारा, चित्रा जी, जो आपने आज तक के माध्यम से शुरू किया है। आपके चैनल्स को करोड़ों लोग देखते हैं। इस प्रोग्राम को देखने के बाद एक विमर्श शुरू होगा देश में कि भाई इस कानून की जरूरत है कि नहीं, और अधिकांश देश मानेगा कि इस कानून की जरूरत है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आप इससे उपजित हुई तमाम समस्याओं करना केंद्र सरकार को है। फिर ये कोई तोहमत नहीं लगा पाएगा कि आपने एक देश में विमर्श नहीं बनाया, जैसे अग्निवीर के समय में इन्होंने किया था कि आप सीधे ले आए, आपने विमर्श नहीं बनाया। आज जब विमर्श बन रहा है तो उसे परेशानी क्या है? और सब लोग तो मान ही रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ी है, अब बढ़ रही है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और वर्ग विशेष को अगर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वर्ग विशेष की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मातृत्व मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा मुस्लिमों में है, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा मुस्लिमों में है, अशिक्षा सबसे ज्यादा मुस्लिमों में है, गरीबी सबसे ज्यादा मुस्लिमों में है। तो टारगेट किसको करिएगा? जो सबसे ज्यादा वंचित है उसी को ना टारगेट करेंगे। तो गलत क्या कहा? मैंने इसलिए योगी जी को धन्यवाद दिया है कि वो सच बोलने का साहस दिखा रहे हैं, और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, अब असीम वकार साहब आपके पास आते हुए अजय आलोक जी ने जो बातें कही है जरा उसमें कुछ आंकड़े में जोड़ देती हूँ। 1951 से 61 तक पूरे देश में 21.6% की दर से आबादी बढ़ी, जिसमें हिंदुओं की वृद्धि दर 20.7%, मुसलमानों की आबादी 32.7% की दर से बढ़ी। 1981 से 91 तक पूरे देश में 23.9% की दर से आबादी बढ़ी, हिंदुओं की वृद्धि दर 22.7% थी और मुस्लिमों की दर 32.9% थी। उसके बाद 2001 से 2011 तक की बात करें, पूरे देश में 17.7% की दर से आबादी बढ़ी, जिसमें हिंदुओं की वृद्धि दर 16.7% थी तो मुस्लिम आबादी 24.7% थी। तो योगी जी तो यही बताना चाह रहे हैं, ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं आप लोगों को? आसिम वकार साहब देखिए, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा और ना ही मैं मानूंगा कि आप लोग के पास डाटा नहीं होता, लेकिन मैं देश का पहला राजनीतिक विश्लेषक देख रहा हूं अजय आलोक को, जिसको कुछ आता ही नहीं और आपने टोका भी नहीं। अजय आलोक ने आपके चैनल पर कहा कि 1951 में जब देश आजाद हुआ तो 51 करोड़ हिंदू और 1 करोड़ मुसलमान थे, और आज मुसलमान इतने हो गए। नहीं, 47 में आजाद हुआ था। 47 में, हाँ 47, अब ठीक कर लिया देश आजाद 47 में 51 करोड़ हिंदू और 1 करोड़ मुसलमान। 51 करोड़ हिंदू और 1 करोड़ मुसलमान बता रहे हैं ये 1947 में। इनके पास जानकारी नहीं, कहां से बिठा लेते हैं, कैसे लुल टाइप के राजनीतिक विश्लेषक लाके बिठाते हैं। 1951 में जब पहला, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें,
आप ठीक कर दीजिए ना सर, आप तेज कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पास ज्यादा जानकारी, करेक्ट कीजिए उनको, मना किसने किया है आपको? उनको बोलने दीजिए मैडम, उनको बोलने दीजिए ना। 1951 में जब पहला सेंसस बोलने दीजिए ना, कंसेंसस देखेंगे। 1951 में जब पहला सेंसस हुआ तो अजय आलोक जी सुन लीजिए, उस वक्त देश में हिंदू आबादी थी 30 करोड़ कुछ लाख और मुसलमान थे लगभग 4 करोड़, और 2021 के आंकड़ों के हिसाब से हिंदू आबादी है 119 करोड़ कुछ लाख। अब अंदाजा लगा लीजिए आपके आंकड़ों का कितने झूठे और फरेबी आंकड़े आपके, या तो आप झूठ बोलते हैं या आपके पास जानकारी ही नहीं, आप बिना जानकारी के आदमी हैं और आगे टीवी पे बैठ जाते हैं। मैं तो एतराज लगा रहा हूं इसके ऊपर, ऐसे सब जानकारी आपके पास गैर जानकार लोगों को टीवी पे बिठा के देश को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग? क्या पूरे देश को जाहिल और अनपढ़ और गवार बनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही कि उसके पास कोई आंकड़ा ना। अरे तो आपने जागरूक कर दिया ना आसिम वकार साहब। अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। मैंने तो यहाँ पर 3 बार का आंकड़ा दिया, किसकी आबादी कितनी तेजी से आगे बढ़ी है, उस पर भी कुछ बोल लीजिए। मैं तो योगी आदित्यनाथ, ठीक है आपने उनको करेक्ट कर दिया, अब इससे आगे बढ़ते हुए इसीलिए 4 लोग बैठते हैं कि अगर कहीं से कोई चूक हो जाए तो दूसरा उसको ठीक कर सके, ये तो अच्छी बात है और आपने बता भी दिया। लेकिन कम से कम पर्सनल और व्यक्तिगत शब्द ऐसे चुने जाएं जिससे कम से कम जो दर्शक देख रहा हो उसको ऐसा ना लगे कि हम किस तरह के डिबेट देखने के लिए बैठे हैं। मैं आ जाती हूँ, अजय आलोक कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने जो सवाल आपसे पूछा था कि जो वृद्धि दर है हिंदुओं की और मुसलमानों की, उसको लेकर बार बार सवाल खड़े होते रहे हैं और वो तो आंकड़ा भी इस बात को लेकर पुष्ट करता है इसको। अब इस आंकड़े को तो आप नहीं झुठला पाएंगे। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जब 30 करोड़ 51 में थे और आज 119 करोड़ हैं, तो इसको मल्टीपल कर लीजिए, आप मल्टीपल कर लीजिए। और जब 4 करोड़ मुसलमान थे और आज करीब 18.5 करोड़ हैं, इसको मल्टीपल कर लीजिए आप, अभी आपको सारे आंकड़े मिल जाएंगे। क्या आपका आंकड़ा झूठा, मेरा आंकड़ा झूठा, मालूम पड़ जाएगा भाई। 30 करोड़ से लगभग 120 मान लीजिए, तो 25% के आसपास आ गया हिंदू आबादी हमारी, और 4 करोड़ से 18.5 इसको जोड़ लीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बातें कही जा रही हैं वो ठीक नहीं है। अजय आलोक जी आप जवाब दे दीजिए, राकेश त्रिपाठी जी बहुत इंतजार कर रहे हैं। आपको आंकड़ों के हिसाब से बोल रहा हूं, मैं तो आंकड़ों के हिसाब। ठीक है सर, मेरे पास भी जो आंकड़े थे उसी के हिसाब से मैंने आपसे सवाल पूछा। ठीक है, बोलिए अजय आलोक जी, आप बोलिए, राकेश त्रिपाठी इंतजार कर रहे हैं। मैं इन्हीं के हिसाब से जवाब देता हूं। ये खुद ही कह रहे हैं, मैंने तो 1 ही करोड़ मुसलमान कहा था जो कि 20 करोड़ हो गए। ये कह रहे हैं 4 करोड़ मुसलमान थे, अब 18.5 करोड़ हो गए। कितने % बढ़े भाई साहब? आप बताइए। 450 गुना बढ़ गए, तब भी तसल्ली नहीं है। 450 गुना बढ़ गए ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 4 16 और 200 और 4.5 टाइम्स हुआ। 450 गुना वृद्धि दर लेके आप खुद बोल रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। सारी जानकारी लेके तो आप ही बैठे हुए हैं ज्ञानी पुरुष। नहीं बैठा हूं, अभी भी आप ये बताइए कि 1951 के सेंसस में जम्मू कश्मीर, आसाम और नॉर्थ ईस्ट का गणना हुई थी। अब आपको मैच भी नहीं, 1 मिनट, 1951 के सेंसस में जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया गया था, जरा उसको भी जोड़ लीजिए, तब हिसाब अपना बैठाइएगा। आज की बात व्यक्तिगत सच्चाई ये है कि आप लोग हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखने लगते हैं, जो कि ठीक नहीं है। ये आबादी देश की आबादी है, कोई हिंदू मुस्लिम की आबादी नहीं है। अब मैं कह रहा हूं टारगेट करने तो आपके कम्युनिटी के भले के लिए है, आपके कम्युनिटी के खराबी के लिए नहीं है। ओवैसी साहब आपके हैदराबाद के सांसद, पिछले 50 साल से उनका परिवार सांसद होते रहा। कितने मुसलमानों को गरीबी से निकाल दिया उन्होंने हैदराबाद में। कम से कम उनकी हालत के बारे में सोच लेते हैं। और उनकी आबादी कितनी बढ़ा दी, उनकी आबादी कितनी बढ़ा दी, क्या अच्छी बात है? अच्छी बात तो सुनना पसंद ही नहीं करते हैं आप लोग। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हुए राकेश त्रिपाठी बहुत देर से चुप है, एक बार मैं उनके पास जाते हुए। राकेश त्रिपाठी जी, अगर इस तरह की बातें हो रही हैं और लग रहा है कि एक वर्ग जिम्मेदार है या जो कोई भी जिम्मेदार है जनसंख्या में वृद्धि जिस तरह से हो रही है, तो नियंत्रण करने के लिए क्यों नहीं आप लोग कानून लेकर आते हैं? सिर्फ बातें ही क्यों होती है इस मुद्दे पर? नहीं, बिल्कुल लेकर के आएंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन न रखें, आसिम वकार न रखें, अनुराग भदौरिया जी न रखें। बिल्कुल कानून लेकर के आएंगे, व्यापक जन विमर्श की बात लेकर के आएंगे। ये बात सही है कि आज तक का दंगल, जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो ये कि व्यापक जन विमर्श के लिए एक विषय वस्तु उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं और पर्सपेक्टिव समझ में निकल करके सामने आ रहा है कि आसिम वकार की समझ क्या कहती है, अनुराग भदौरिया की समझ क्या कहती है, अजय आलोक जिसको किस रूप में देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी का इस पर व्यू क्या है।
ये बात जनता के बीच में आ रही है और जनता इसके आधार पर अपना एक मन बनाती है। मैं मानता हूं ये एक ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर केवल कठोर कानून के डंडे से इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसमें जन सहभागिता जरूरी है, इसलिए जन समझदारी का विकसित होना भी इसमें आवश्यक है और इसलिए सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। दो विषय इसमें अलग अलग तरीके से एड्रेस किए गए हैं। एक, जनसंख्या की वृद्धि अपने आप में चिंता का कारण है और दूसरा, जनसांख्यिकी असंतुलन, यह दूसरी चिंता का कारण है। आपके 3-4 दिन पहले आपके चैनल पर चित्रा जी खबर चल रही थी कि झारखंड के एक जिले में कहीं पर जनसंख्या के असंतुलन के कारण वहां स्कूलों में इस बात की डिमांड की गई है कि हमारी पूजा पद्धति, हमारी प्रार्थना के आधार पर हमारे स्कूल की जो प्रार्थना है, हमारे स्कूल के जो पाठ्यक्रम है उसको बदला जाए। यही खतरे उत्पन्न होते हैं आज उत्तर प्रदेश में, विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बरेली में, मुरादाबाद में, अलीगढ़ में, मुजफ्फरनगर में, हम बिजनौर में जब देखते हैं तो ये खतरे हमको सामान्य रूप में दिखाई पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हजारिका कमेटी की जो रिपोर्ट रखी गई है ये उसको शायद आसिम वकार साहब ने नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा होता तो शायद चिंता व्यक्त करते कि असम में क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है, पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है, बिहार के सीमावर्ती जिलों में क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है। और आसिम वकार साहब आंकड़े की जुबानी आप समझ लीजिए, देश जब आजाद हुआ और आज 60 वर्षों में 4.27% की दर से हिंदू घटे हैं और 4.48% की दर से मुस्लिम बढ़े हैं। इस बात को समझना होगा आपको और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप मुस्लिमों की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं तो आप कम से कम समस्याओं को समझें। ये बढ़ती हुई जनसंख्या सबके लिए नुकसानदायक और वर्ग विशेष की बढ़ती हुई जनसंख्या उस वर्ग विशेष के लिए भी नुकसानदायक है। उस वर्ग विशेष को मिल रहे अवसरों में भी कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उस समाज में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्षेत्र विशेष में समस्याएं उत्पन्न होती हैं और देश की सुरक्षा के लिए, एकता अखंडता के लिए यह निश्चित तौर पर खतरा है। हमने अपने जो ऐतिहासिक तथ्यों को हमने जो देखा है, जिस बात का जिक्र मैंने देश के विभाजन से जोड़ करके कहा, जब हम आतंकी गतिविधियों को देखते हैं तो हम मानते हैं कि इस प्रकार के जनसंख्या के असंतुलन से अन्य प्रकार के खतरे उत्पन्न होते हैं जिसके सामाजिक दुष्प्रभाव हैं। और इसलिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक गंभीर समस्या की ओर आज पूरे देश का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं मानता हूं इस पर जन विमर्श होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के पक्ष निकल करके सामने आने चाहिए और इसके समाधान के लिए सबको अपनी भागीदारी लेनी चाहिए। ठीक है, आसिम वकार बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। उसके बाद जब भारत सरकार से इस बाबत सवाल पूछा गया था पिछले लोकसभा में, इसको लेकर क्या बातें सामने आई थी वो मैं बताऊंगी, लेकिन आसिम वकार साहब आप इतने खुश हो रहे हैं किस बात पर? नहीं, मैं किसी बात पे खुश नहीं हो रहा हूं। मैं इस बात पे खुश हो रहा हूं कि एक सकारात्मक बहस को भी किस तरह से नकारात्मक किया जाता है। पूरी बहस में पूरी ताकत लगाकर अजय आलोक और त्रिपाठी जी ये साबित कर रहे हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा। अभी भी देश की बात नहीं कर रहे कि देश को क्या खतरा है और क्या नुकसान है, सिर्फ हिंदुओं को खतरा, मुसलमानों से, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। मैंने जो बोलना था बोल दिया, जो लोगों ने सुनना था वो सुन लिया। अब समझना भी लोगों को है। नहीं, आपने मैं बताऊं आपसे, मैं एक चैनल पर बैठा था पहले, समझना बंद करके अगर इसको सम्यक दृष्टि से देखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा आपकी समझदारी विकसित होगी। सुनिए सर, मैंने एक चैनल पर एक बात बोली थी एक बार, अभी 1-2 महीने पुरानी बात है। मैंने उनसे कहा था सारे आंकड़े हटाकर खा लीजिए, बात अगर देश को बताना शुरू कर दीजिए कि जब 2013 में सरकार पलट रही थी, 2014 में सरकार आई थी, तो उस वक्त देश पे जो कर्जा था वो 31 लाख करोड़ था और 2021 में कितने लाख करोड़ है। जनता को जानना चाहिए कि 2013 में हम लोग प्रति व्यक्ति 8,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जदार था और आज हम 32,000 से ज्यादा के कर्जदार हैं प्रति व्यक्ति। इस बात की जानकारी देश को देना होगी। ये जिम्मेदारी आसिम वकार की जितनी है उससे 10 गुनी ज्यादा सरकार की, मीडिया की। लौट आ रहे हैं, आसिम वकार साहब, ठीक है, ये विदेशी कर्जे को लेकर कौन कितने कर्जे में डूबा हुआ है, बहुत सारे नेता बता भी रहे हैं। बहुत सारे टीएमसी के ही विधायक हैं जिनकी ओर से कहा गया कि श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे हमारे। तो जब इस तरह की कामना देश के भीतर से ही लोग करने लगेंगे तो आप क्या कीजिएगा? उस पर नहीं जाते हुए एक बार फिर से मैं चाहूंगी जरा मैनपुरी की तस्वीरें। आसिम वकार साहब, ये एक जगह का मामला हो सकता है, लेकिन वो तस्वीरें बार बार देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने खुद रिपोर्टिंग की थी और उत्तर प्रदेश में 100 अलग अलग जगहों पर जाकर जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी तो एक परिवार का ऐसा दर्द सामने आया। एक व्यक्ति, 2 शादियां, 19 बच्चे, मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखने वाले ये व्यक्ति बहुत कम पढ़े लिखे, बच्चों में कोई पढ़ाई नहीं करता है। जो सबसे बड़ा बेटा है वो 32 साल का है और उनका जो सबसे छोटा बच्चा है वो 6 साल का है। जो सबसे बड़ा बेटा है उसके अब तक 4 बच्चे हैं और उसके बाद बाकी लोगों की भी शादियां धीरे धीरे करके हो रही हैं। आसिम वकार साहब, ये एक जगह का मामला हो सकता है, लेकिन एक जगह आपको आईना भी दिखा रहा है
क्या ऐसे लोगों को जरूरत नहीं है कि हम जागरूक करें? यही परिवार कहता है कि मोदी सरकार हमको कुछ नहीं दे रही, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए 19 बच्चे पैदा करने के लिए किसने कहा था? आसिम वकार साहब। और जब इस तरह की जागरूकता इस परिवार में नहीं पहुंचेगी तो फिर पलटकर आप जैसे नेताओं से ही सवाल पूछे जाएंगे। आसिम वकार जी, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? मैं आपसे सहमत हूं, बिल्कुल 100% मैं आपसे सहमत हूं कि ऐसे लोग बिरले मिलते हैं और ऐसे लोग एजुकेशन की कमी नहीं है या किसी और वजह से उन्होंने ये जो हरकत की है ये नाकाबिले मैं समझता हूं बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं? आज का दौर ये नहीं है कि 20 बच्चे और 25 बच्चे को पैदा करें। जागरूकता होना चाहिए, उनको एक अभियान चलाना चाहिए। मैंने तो शुरू में आपसे एक बात कही कि सरकार किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, जिले विशेष पर ये थोप कर अपनी मैं समझता हूं उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। ठीक है, सर्वदलीय और सर्वधर्म की एक बैठक बुलाइए, उसमें ये बात रखिए, सबके मशवरे लीजिए। हर तरह के मशवरे आएंगे, अच्छे भी आएंगे, खराब भी आएंगे। जो अच्छे मशवरे हैं उनको मानिए। ये देश हम सब का है, इसको बचाने की जिम्मेदारी भी हम सब की है। अच्छी बात है आप कह रहे हैं। आपकी बातों से क्या ये समझा जाए कि आप कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के हित में होगा अगर सरकार लेकर आती है तो? नहीं, पहले इनको सर्वदलीय बैठक बुलाने दीजिए। ओवैसी साहब बैठेंगे, हमारे पार्टी के लीडर हैं, वो अपने सजेशन देंगे। जहां कमियां होंगी, जहां लूप होल्स होंगे, वहां के ऊपर उसको उजागर करेंगे ओवैसी साहब। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं समझता हूं कि उनकी काबिलियत पे पूरे देश में किसी को शक नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी, फिर बुलाना चाहिए इस तरह की बैठक। वहां बाकी लोग सोच नहीं सकते। ठीक है, इस तरह की बैठक यकीनन अगर देश में कोई बड़ी समस्या है और उसको मिलजुल कर एड्रेस किए जाने की जरूरत है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके पहले गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार सुन लेते हैं केंद्रीय मंत्री को। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है इसे लोगों को समझने की जरूरत है देश हित के लिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून को राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, इसे देश के चश्मे से देखना चाहिए, विकास के चश्मे से देखना चाहिए, सामाजिक समरसता की चश्मे से देखना चाहिए। आज पूरे दुनिया में भारत और चाइना की आबादी आधी आबादी हो जाती है। चाइना अपनी आबादी को 1979 में एक कड़ा कानून ला करके अगर नहीं रोका होता तो आज 60 करोड़ आबादी बढ़ गया होता, तो फिर उन पर आर्थिक बोझ बढ़ता। आज भारत के अंदर में और चाइना में कंपेयर करेंगे, दुनिया से कंपेयर करेंगे तो पूरी दुनिया की आबादी का 18 से 20% आबादी भारत में है। जमीन कम है, पानी कम है और 1 मिनट में चाइना लगभग 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं आज की तारीख में, और आज की तारीख में भारत में 1 मिनट में 30 बच्चे से अधिक पैदा हो रहे हैं। यानी 2 करोड़ से अधिक बच्चे हम पैदा कर रहे हैं। 2 इजराइल 1 साल पैदा कर रहे हैं। आज जरूरत है भारत में एक कड़ा कानून लाने का जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी पर समान रूप से लागू हो। जो ना माने, अगर जरूरत पड़े तो ऐसे लोगों का वोटिंग राइट भी समाप्त करते। नहीं लगता आपने? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। सीधे राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए ना। अगर आपके केंद्रीय मंत्री भी वकालत कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार को भी लग रहा है, तो रोका किसने है? क्यों आपके हाथ बंधे हुए हैं? क्यों कोई पहल नहीं की जाती आप लोगों की ओर से इस विषय को लेकर? नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं बंधे हैं और ना ऐसा कहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। ये भी पहल का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के स्टेट लॉ कमीशन ने भी संदर्भ में रिपोर्ट दी है, अलग अलग राज्यों में भी लॉ कमीशन ने इस तरह की रिपोर्ट दी है। देखिए, इस तरह की जब बड़े कानून बनते हैं, मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि केवल कठोर कानून का डंडे से इसको नहीं रोका जा सकता। ये जन सहभागिता से जुड़ा हुआ विषय है। यही देखिए, डिबेट का संतुलन इसी प्रकार से पैदा होता है। ये डिबेट का संतुलन है, जनसंख्या का संतुलन एक समस्या है और ये डिबेट का संतुलन है। गंभीर विषयों पर थोड़ी गंभीर बात होने दिया करिए। अनुराग भदौरिया, आपके पास कोई अपना कोई सुझाव होता नहीं है। अभी सुझाव मैं तो कह रहा हूं, उनको मेरा समय दीजिए। ये 5 सुझाव बताएं, समाजवादी पार्टी की ओर से कोई 5 ऐसे सुझाव बताएं कि कौन कौन से सुझाव जनसंख्या के स्थिरीकरण के लिए, जनसंख्या के नियंत्रण के लिए या जनसंख्या के अनुपात को संतुलन करने के लिए क्या 5 सुझाव? प्लीज अनुराग भदौरिया जी आपके पास में आऊंगी, एक बार उनकी बात तो पूरी
हो केवल जाए। आकर के समझ में नहीं आएगी दोनों लोगों की केवल बात, आकर के प्लीज। हल्ला गुल्ला मचाना, केवल आकर के शोर मचाना, ये अराजकता करना बंद करिए भाई। नहीं राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन पिछले एक लोकसभा सुझाव नहीं है आपके पास, एक सुझाव नहीं है, बिना किसी सुझाव के आते हैं। अनुराग जी, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, प्लीज। हिंदुस्तान के लोग सब एक हैं। आप कितना भी कुछ कर लो, हिंदुस्तान का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ है। किसी को किसी से खतरा नहीं है। अरे भाई, आपके कहने से हिंदुस्तान का व्यक्ति थोड़ा बदल रहा है। हिंदुस्तान एक है, एक ही रहेगा। आप निश्चिंत रहो। आपकी जैसी मानसिकता के लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो हिंदुस्तान के भीतर बंटवारा करने का प्रयास करते हैं, और करवाया बंटवारा। आपके जैसी जाहिलियत भरे लोगों ने हिंदुस्तान का बंटवारा कराया, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। आपके जैसी जाहिलियत भरी लोगों की सोच के आया, और ये तुष्टीकरण करना बंद कर दो, भूल गया, वरना इसके खामियाजा फिर भुगतना पड़ेगा। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात आपको अंदाजा है ना? आपको अंदाजा है कि आज उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होती है? आप निश्चिंत रहिए, उत्तर प्रदेश हो या देश, आज राष्ट्रीय विचार की सरकारों के हाथ में है, इसलिए देश में विभाजन तो होगा ही नहीं। अब देश एक भारत श्रेष्ठ भारत का राष्ट्र। दोनों लोग इस तरह से बोलेंगे, समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। कम से कम इतना गंभीर विषय हो, एक एक करके बोलेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से कम जिस समाज को हम जागरूक करना चाह रहे हैं उस तक अपनी बातें पहुंचा पाएंगे। फिलहाल के लिए आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार फिर से मैं चाहूंगी, कम से कम भारत का पॉपुलेशन किस तरीके से तेजी से आगे बढ़ा है, ये आंकड़े आपके सामने है। इसके जरिए आप समझ सकते हैं हर एक सेकंड पर आंकड़ा तेजी से बढ़ता है, और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द आगे आने वाले वक्त में चीन की जनसंख्या हमसे पीछे हो जाएगी और इस नंबर पर हिंदुस्तान कहीं आगे चला जाएगा। जब आपके पास संसाधन ज्यादा हो तब ये जनसंख्या आपकी ताकत बन जाती है, लेकिन जब आप संसाधनों के मामले में बेहद कमजोर हो तो यही जनसंख्या आपके सामने बहुत सारी चुनौतियों को जन्म देती है। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।